जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने आप लोगों को बताया था पिछली एक वीडियो में पूरा अच्छे से 40 क्वेश्चनों को लेकर के आए थे, वो भी किसके जीएसजी के मूल विधि पॉलिटी के। पूरा कंप्लीट वीडियो था, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इस वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं। आपको बता दें कि हमने अभी तक क्या क्या इसमें कंप्लीट करा है, तो आपको बता दें कि ये हमारा मूल विधि का मूल विधि है। मूल विधि में हमने इतने पूरे टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे। आपको उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब में। अब यूट्यूब में जाकर के प्लेलिस्ट देखिएगा, मूल विधि के एक एक चैप्टर है, इसमें कोई भी चैप्टर स्किप नहीं किया गया है, एक भी चैप्टर स्किप नहीं है। आप अपने जो भी सिलेबस ऑफिशियल दिया गया उससे भी मैच कराएंगे तब भी आपको यही चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं इतिहास में। तो इतिहास में ये देखो, प्राचीन इतिहास का पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा है। प्राचीन इतिहास का हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है। इसके अलावा ये है मध्य और आधुनिक इतिहास, ये उसमें भी पूरा जितना सिलेबस ऑफिशियली है उतना सिलेबस हमने आप लोगों के लिए तैयार कराया है। ये भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, एक एक चैप्टर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे तो एक एक चैप्टर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। सारा नोट्स, सारी चीज पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराई गई। ये संविधान यानी पॉलिटी है। अगर आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप लोग सिलेबस को ध्यान रखते हुए पढ़िएगा। संविधान में इतने चैप्टर हैं, क्या आपने वास्तव में इतने चैप्टरों को पढ़ा है? ये वो चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक सिंगल इसमें टॉपिक नहीं छूटा है। इसमें नागरिकता वाला चैप्टर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, जबकि आपके एप्लीकेशन में उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। ये देख लीजिए, इस तरीके से पॉलिटी का सिलेबस है। इसी तरीके से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीएस जीके हमने बताया कि पूरा प्रबंधन जीएस जीके का हमने करा है। अच्छे से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई। तो हम ये क्यों दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं सिलेबस। अगर आप कहीं से पढ़ भी रहे हो तो क्या इस सिलेबस को इस तरीके से आप पढ़ रहे हो, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो या सिर्फ पढ़ ही रहे हो? तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ये सिलेबस भी आप लोग देख सकते हो, इसमें एक एक चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं, एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये पूरा यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल में 28 चैप्टर लगभग होंगे, 27-28। ये देखो एक एक चैप्टर, इसमें से हमने वीडियो में 3 वीडियो कंप्लीट करे थे। 3 वीडियो में हमने पहले वीडियो में स्टार्टिंग के 6 चैप्टर, फिर 6 चैप्टर, फिर लगभग 6 चैप्टर यहाँ तक नदियों के किनारे बसे नगर, और इसमें से कुछ चैप्टर बीच के भी उठा लिए थे। तो लगभग 18 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 2 से 3 वीडियो बचे, इनमें भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। महाजनपद करा दिया था, प्रमुख घराने करा दिए थे, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन करा दिए थे, जन्मस्थली करा दी, क्रांतिकारी करा दिए, व्यक्तित्व करा दिए थे, ठीक है। ये चैप्टर सारे हमने करा दिए थे। तो ये आप समझो ये यूपी स्पेशल का है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो यकीन मानो, भरोसा करो इस बात का कि आप जीएस में सबसे बेहतर स्कोर कर रहे होगे। बस आपको बिल्कुल सिलेबस आपको लिखना है अपनी कॉपी पे, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर को आपको तैयार करना है, एक एक चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये अंधाधुंध तरीके से तैयारी मत करो, ये फिर भी आपसे कह रहे हैं। आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत उसकी नहीं है। बस आप उसको ये देखो कि वास्तव में सिलेबस के हिसाब से ही हमको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। पीडीएफ हमने इन सब की आप लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। आप जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिएगा, हम पीडीएफ का लिंक लगाएंगे, टेलीग्राम का लिंक लगाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाएंगे, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ये जीएस रिव्यू नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसको भी आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये मिक्स पूरा है, ठीक है। ये मिक्स टेस्ट है हमारा, जीएस जी के मूल विधि, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, सब कुछ इसमें दर्ज है, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि किस किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो आप जानते हो कि म्यांमार को क्या कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पगौड़ा का देश, स्वर्णिम पगौड़ा का देश कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है? तो भूटान ही है जिसको थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। खेल क्या है? तो तीरंदाजी है। भाषा क्या है? दिवोही है या जोंखा है, या पक्षी क्या है? तो काला कौवा है।
या हो गई भूटान के बारे में जानकारी। नेपाल तो ये लैंड लॉक कंट्री है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें लैंड लॉक कंट्री के रूप में हमारा नेपाल जाना जाता है। बांग्लादेश के लिए क्या खासियत है, तो नदियों का देश जिसको कहा जाता है उसको कहते हैं बांग्लादेश। आई होप एक एक चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2047 तक। 2047 तक क्वेश्चन कह रहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत का लक्ष्य कितने परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने तक है। कहने का मतलब है 2047 तक हमें कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 50 गीगावाट, 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 75 गीगावाट, तो कितने रखा गया है। तो आप सभी जानते हो कि इसका 100 गीगावाट रखा गया है। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे किसके, हमारे आज़ादी के, क्योंकि आज़ादी 1947 में मिली थी, 47 में। ठीक है, तो ये 2047 है, जब इसमें जोड़ोगे 100 वर्ष कंप्लीट कर रहे होंगे हम लोग, तो ये 100 गीगावाट ऊर्जा परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष ... में अधिनियमित किया गया। जो अधिनियमित वर्ड है ये आपको सस्पेंस क्रिएट कर रहा होगा, तो अधिनियमित का मतलब ही है पारित किया जाना। क्या? पारित किया जाना। तो कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 2010, 2000, 2020, 2005। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 29/11 जो 2021 की परीक्षा यूपीएसआई की हुई थी तीसरी पाली में, तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बताइए कब किया गया, पारित कब किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि इसको पारित किया गया, ये डेट है, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, तो 13 सितंबर 2005। जितने लोगों ने अच्छे से इसकी पढ़ाई करी है उन लोगों के लिए बिल्कुल हलवा होगा ये। इसको लागू कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 को इसको क्या किया गया, लागू किया गया, पारित किया गया 13 सितंबर 2005 को। किसको? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को। आई होप ये भी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, ये वो बैच है जो आपको यूपीएसआई में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा होगा। 4 इसमें 5 बुकलेटें मिलेंगी, जिसमें एक बुकलेट आपको और मिलेगी। ये यूपी स्पेशल कंप्लीट, मूल विधि पॉलिटी कंप्लीट, सामान्य अध्ययन पूरा कंप्लीट, पीवाईक्यूज पूरा कंप्लीट। इसके अलावा स्टैटिक स्पेशल टॉपिक जो स्टैटिक के हैं वो भी आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। तो बैच ज्वाइन करने के लिए जीएस रिव्यू नाम से हमारा एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल देंगे, तो आप लोग जाकर के बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पूरा कंप्लीट पीडीएफ है, समय आपके पास पर्याप्त है, लेकिन धुआंधार जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पे सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक बुकलेट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करी गई है। कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक इसमें स्किप नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश से विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। भारत कब से WTO का सदस्य है? अब इसमें सन पूछा है। ऑप्शन है 1995, 1990, 2005 और 2000। कब से है भारत? तो आपको बता दें कि भारत WTO का सह संस्थापक देश रहा है। क्या? सह संस्थापक देश रहा है। अब WTO का अगर मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। भारत कब इससे जुड़ा? तो 1 जनवरी 1995 से भारत इसमें सह संस्थापक देश के में रहा है। तो आई होप आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अगला है पब्बन बंदरगाह यानी पब्बन पोर्ट भारत के किस राज्य में? ये तो आप सभी जानते हो कि जब आप किसी को श्रीलंका जाना होता है तो पब्बन बंदरगाह, पब्बन, ठीक है, द्वीप से होकर के ही जाता है। या फिर जो तमिलनाडु रामेश्वरम का दर्शन करने जाते हैं वो इसी से जाते हैं। तो सभी जान गए होंगे तुरंत इसमें कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है।
ये बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। अगर कर्नाटक में अच्छा अगर आपसे पूछ ले कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आपने सुना होगा न्यू मंगलोर। कौन सा? न्यू मंगलोर बंदरगाह। और महाराष्ट्र में तो मुंबई और नावा सेवा, मुंबई के नाम से, और नावा सेवा, नावा सेवा। और केरल में कौन सा है? बंदरगाह ही बता रहे हैं, तो केरल में भी समझ लो। केरल में कौन सा है? तो एल्लोर और तूतीकोरन। एल्लोर और तूतीकोरन जो बंदरगाह है कहाँ पे है? केरल में है। तो तमिलनाडु में कौन सा है? तो पब्बन वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बताओ भाई कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऑप्शन है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अच्छा 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। क्या? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, या इसी और भी कहते हैं कंप्यूटर दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ये सब कुछ आपके नोट्स में सम्मिलित है, सिर्फ हम आपको रिवीजन करा रहे हैं कि आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएं। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाते हैं। अच्छा 4 दिसंबर को तो नौसेना दिवस मनाए जाते हैं। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर तो मानवाधिकार। ठीक, तो आई होप ये भी आप अच्छे से चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर नगर किसकी याद में बसाया गया था या स्थापित किया गया था? किसकी याद में स्थापित किया गया था जौनपुर नगर? तो आपको बता दें जो जौनपुर नगर है, ये सबसे पहले समझ लो जौनपुर नगर जो पड़ता है किस नदी के तट पे है? तो हमने अभी जब यूपी स्पेशल पढ़ाया उसमें बताया था आपको कि नदियों के किनारे बसे हुए नगर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। तो ये है गोमती नगर। और इसके अलावा शहरों के संस्थापक शासक है, जैसे जौनपुर नगर किसने बसाया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया, आगरा किसने बसाया, इस तरीके से जितने यूपी के नगर थे उन सबको हमने बताया है आप लोगों की। गोमती। इसके अलावा इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है सिराजे हिंद, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछता है। क्या नाम है? सिराजे हिंद, याद रखिएगा सिराजे हिंद। अब इसको बसाया किसने है? बसाया किसने है जौनपुर नगर को? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसको बसाने का श्रेय जाता है, वो जाता है फिरोज शाह तुगलक जी को। किसको? फिरोज शाह तुगलक जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछता है कर्क रेखा भारत के किन दो पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है त्रिपुरा और नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। इसके लिए हमने एक टिक बताई थी। क्या बताई थी? पंडित झागूराम के 36 मित्र। अगर इसी को आपने पढ़ा होगा तो इसी से काम बन जाएगा। अब लास्ट में पूर्वोत्तर के राज्य पूछ रहा है तो मित्र से आप पकड़ लो, मित्र से आप पकड़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मित्र से ही आप पकड़ लोगे तो काम क्लियर हो जाएगा। मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। वैसे इसका पूरा है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। ये पूरे 8 भारत के राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से, यानी कि भारत को 2 भागों में डिवाइड करने का एक तरीके से काम करती है। ठीक है, भारत को 2 भागों में डिवाइड करने का काम करती है। तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसने लास्ट के पूछे थे पूर्वोत्तर राज्य, तो मिजोरम और त्रिपुरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में दोनों पक्षों की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिभागी है? तो खेल का नाम पूछा है, तो ऑप्शन है रग्बी, फुटबॉल, वाटर पोलो, बेसबॉल और क्रिकेट। चलिए खेल से संबंधित तो इसमें सही आपका जवाब है रग्बी फुटबॉल। अब अगर आपसे पूछ ले कि रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो कितने होते हैं? 15। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7।
बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। अगर क्रिकेट में पूछ लें तो 11। अगर आपसे पूछ लें कि पोलो में कितने होते हैं, ये तो वाटर पोलो था, ये वाटर पोलो में 7। अगर पोलो में पूछ लें तो कितने होते हैं, तो पोलो में होते हैं 4। अगर इसी में कबड्डी में पूछ लें, कबड्डी में कितने होते हैं? 7। इसी में खो खो का पूछ लें, खो खो का कितने होते हैं? 9। बस इस तरीके से आपको इन चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको चीज़ें पढ़नी है। तो सही जवाब हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई पठार पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है? पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है। आपके पास ऑप्शन है मालवा पठार, पैटागोनिया पठार, कोलंबिया स्नेक नदियों का पठार या किम्बर्ली पठार। किम्बर्ली पठार। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो पठार दिए गए हैं, जो मालवा का पठार, पैटागोनिया का पठार, कोलंबिया का पठार और किम्बर्ले का पठार, तो इसमें पूछा है किसका? लावा के जमने से हुआ है। और है कहाँ का? वो ऑस्ट्रेलिया का। तो सबसे पहले 2 क्लू दिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का। तो जानते हो किम्बर्ले का पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नदी कौन सी ऑस्ट्रेलिया में? तो मरले डार्लिंग नदी है। मालवा का पठार कहाँ पे स्थित है? तो एमपी, राजस्थान, इसके अलावा महाराष्ट्र, ये भारत में मान लो है, ठीक है। पैटागोनिया का साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में, ठीक है। ये बात आपके अच्छे से समझ रहे। कोलंबिया का पठार यूएसए में स्थित है। ये सब कुछ हमने बिल्कुल इतना आसान कराया है कि आप यकीन नहीं करोगे, उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन है 1959, 1979, 1947, 1963। तो कब अपनाया गया था? तो जो अपनाने की डेट थी वो थी 20 नवंबर 1959। क्या डेट थी? तो 20 नवंबर 1959 डेट थी, 20 नवंबर 1959। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो आप जानते हो इनकी एक पत्रिका भी थी जो हरिजन नाम से निकाली गई थी। अब आप शायद नाम जान ही गए होंगे, महात्मा गांधी जी है। इनकी एक पत्रिका भी थी जो हरिजन नाम से आई थी। ये दलितों का ही मतलब हरिजन था, ठीक है। उनसे नाम से पत्रिका निकाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने किन प्रांतों की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रोसेस को शुरू किया था? पंजाब और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, बिहार और उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और असम। देखो क्वेश्चनों का स्तर बहुत अच्छा है, बस आप अच्छे से ईमानदारी से इन चीज़ों को पढ़ना बस सीख जाओ। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के रखे गए हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास। चलिए, जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका मूल विधि से क्वेश्चन है, जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और भारत। तो आप सभी जानते हो, हमने इसके लिए पढ़ाया था जब जनहित याचिका, तो बताया था यूएसए में 1960 में हुआ था। और यूएसए में जनहित याचिका को ही वकीलों के द्वारा एक नया नाम दिया गया था, सामाजिक कार्यवाही। सामाजिक कार्यवाही, ये एक नाम दिया गया था वकीलों के द्वारा, ठीक है, सामाजिक कार्यवाही, ठीक है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था अमेरिका में। चलिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? बताइए, वैज्ञानिक शब्द क्या है श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए? हमने जब आप लोगों को विज्ञान पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से इन चीज़ों को कवर किया था। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तीनों के हमने वैज्ञानिक नाम आपको बताए थे। जो बच्चे अच्छे से नोट्स कवर कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उन बच्चों को हमने ये चीज़ें अच्छे से समझाई भी थी। तो आपसे उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, हमें पता चलेगा कि आपने यहाँ तक चीज़ों को कंप्लीट किया या नहीं किया।
चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1858 के अंत में जब 1857 का विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भागकर किस स्थान पे चले गए थे? नाना साहब भाग करके किस स्थान पे चले गए थे? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं चीन, भूटान, नेपाल या बर्मा। तो वो कहाँ चले गए थे? तो वो नेपाल चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? नेपाल। और नाना साहब के बारे में आप सभी जानते हो, ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये कानपुर के थे। कहाँ के थे? कानपुर के थे। इनका मूल नाम धोतू पंत था, धोतू पंत था। ठीक है। और ये जब 1857 की क्रांति हुई थी, विफल हुई थी, नाना साहब कहाँ चले गए थे? ये नेपाल चले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाया गया है? किस अधिकार को मौलिक अधिकारों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाया गया है? तो वो संविधान संशोधन आपसे पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। तो क्या है इसका सही जवाब? तो आप सभी जानते हो कि ज़्यादातर जो चीज़ें संविधान में ऐड करी गई, ये आपके लिए है। आप थोड़ा सा इसमें सेंस लगाइएगा और देखिएगा, चीज़ें आपके काफ़ी हद तक पक्ष में होंगी। ज़्यादातर जो चीज़ें संविधान में ऐड करी गई हैं वो 42वें से। हटाने वाला आर्टिकल है 44वां संविधान संशोधन। तो इसको याद रखिएगा, जब कुछ ना याद आए तो आप 44वां उस पर लगाइएगा कि अगर हटाने की बात हो कि किसको किससे हटाया गया है, कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो 44वें में आप टिक करिएगा। और ये 44वां इसका सही जवाब है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन क्या था? तो इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, प्रस्तावना भी संशोधन किया गया था। और 52वें संविधान संशोधन में क्या था? तो ये जो 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल कानून, उससे रिलेटेड थी। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन क्या है? तो 61वां संविधान संशोधन है मतदान से बारे में है, जिसमें उम्र जो वोट डालने की थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। 21 वर्ष से क्या की गई थी? 18 वर्ष की गई थी। 18 वर्ष की गई थी। तो ये चीज़ें आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद। दूसरी बैठक जो होती है हमारी, वो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। इसमें जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक हुई थी हमारी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें ही क्या उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था? ठीक है, वही प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। चलिए, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है? आपके पास जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पे? हैदराबाद में। बेंगलुरु में क्या स्थित है? तो बेंगलुरु में इसरो का संस्थान स्थित है। इसरो का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? बेंगलुरु में। और नई दिल्ली में क्या स्थित है? तो नई दिल्ली में आपने सुना होगा ICMR, इसके अलावा सुना होगा ICAR, इनका मुख्यालय स्थित है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की मूल कंपनी का नाम क्या है? मूल कंपनी का नाम क्या है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, इसकी मूल कंपनी का क्या नाम है। अब आपके पास ऑप्शन है सिंगर, अल्फ़ाबेट, फेसबुक सर्विसेज या मेटा। तो आप सभी जानते हो कि इसका नाम क्या है? मेटा है। इसकी स्थापना करी गई 2009 में। मार्क जुकरबर्ग इसके CEO रहे हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया USA में है। इसका नाम कब बदला गया फेसबुक का मेटा कब रखा गया? तो आप सभी जानते हो कि इसका नाम रखा गया 2021 में। कब? 2021 में। चलिए, अगला देखते हैं, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सुल्तान मोहम्मद शाह या आगा खां तृतीय। तो कौन थे? तो आगा खां तृतीय थे।
चलिए अगला देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। 2005 का विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में है कि जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में है कि केवल केंद्र शासित राज्यों में है या कहीं नहीं? तो आपको बता दिए कहाँ पे है, संपूर्ण भारत में है। इसके बारे में विस्तार के बारे में जानकारी हमको मिलती है सेक्शन 1 से, जो बताता है कि जो घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण से संबंधित जितना भी प्रावधान है वो सेक्शन 1 में दिया गया है, इसके जिसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती हैं उसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी जानते हो कि 5 परतें हैं। कितनी हैं? 5 परतें हैं। एक है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, उसी को आयन मंडल कहते हैं, फिर वायुमंडल है। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल है। तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। किसमें होती हैं? वो होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल ये ओजोन परत, ओजोन परत पाई जाती है और वायुयान भी यहाँ तक उड़ते रहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो धरातल से समताप मंडल जो है, क्षोभ मंडल लगभग 15 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, और अगर विषुवत रेखा से देखा जाए तो वैसे ही उसकी भी ऊंचाई अप्रॉक्स पड़ेगी 15 से 18 के बीच में इसकी हाइट है। ठीक है, अब देख लेते हैं, कहीं कहीं आपको ये 13 किलोमीटर भी क्षोभ मंडल लिखा मिल जाएगा, 13 किलोमीटर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो मध्य मंडल है इसमें क्या पाए जाते हैं। तो मध्य मंडल में हमारे ठंडी, जो आप उल्का देखते हो ना, उल्का जो जलते हैं वो इसी मंडल में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो आप जानते हो सोशल में ये तो redmail.com, gmail.com, msn.com या twitter.com। तो आप जानते हो कि जो ट्विटर है ये टेक्स्ट आधारित एप्लीकेशन है, ये टेक्स्ट आधारित एप्लीकेशन है। तो ये है एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। और ये ऊपर जो है ये ईमेल सेवाएं हैं। ये क्या है? ईमेल सेवाएं हैं। ये सारी ऊपर की ईमेल सेवाएं हैं। नीचे जो आपको बताया ये एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो टेक्स्ट आधारित एप्लीकेशन के रूप में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी जानते हो कि कौन सा है? तो अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? अभी हमने आपको ऊपर बताया था लैंड लॉक कंट्री के रूप में कौन सा है? भूटान। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको ऊपर बताया था भूटान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत किया गया। तो किसके तहत किया गया? तो इसका जो गठन किया गया वो किसके तहत किया गया? कौन सी धारा के तहत किया गया? तो धारा 5A के तहत किया गया। गठन कब किया गया था? तो 2003 में। सदस्य इसमें कितने हैं? तो टोटल 47 मेंबर हैं इसमें। ये हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है, तो पार्थिव ग्रह नहीं है। चलिए पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं तो पहले समझ लो। हम लोग 8 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं बुध, फिर पढ़ते हैं हम लोग शुक्र, फिर पढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या? मंगल पढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये हमारी क्षुद्र ग्रह की जो एक बेल्ट बनी है वो है। फिर हम लोग पढ़ते हैं बृहस्पति,
फिर हम लोग पढ़ते हैं शनि, फिर हम लोग पढ़ते हैं अरुण, फिर हम लोग पढ़ते हैं वरुण। प्लूटो को हटा दिया गया था। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं इनर ग्रह या पार्थिव ग्रह। इन्हों को हम लोग कहते हैं इनर ग्रह या पार्थिव ग्रह, और इनको कहते हैं बाह्य ग्रह या आउटर ग्रह। बाह्य ग्रह या आउटर ग्रह, या इन्हीं को कहते हैं गैसी ग्रह। इन्हीं को गैसी भी लिखा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गैसी ग्रह। अब इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आप जानते हैं कि नेपच्यून जो है, नेपच्यून ये ग्रह है जो पार्थिव ग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? रंगराजन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी। तो किससे संबंधित है? तो जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बैंकिंग, गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी। बैंकिंग, गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी। तो इसी में आपको बताना ये किससे रिलेटेड है। तो आपके पास जो सही ऑप्शन है वो रंगराजन समिति बनाई गई थी, किसके लिए? गरीबी के लिए, 2012 में, और इन्होंने रिपोर्ट के बाद पेश करी थी। तो ये गरीबी से रिलेटेड है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या पुरस्कार 2025, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? काफी चर्चा में था। मृणाल पांडे, नीलम कपूर, वर्षा देश पांडे, रेणुका चौधरी। किसको दिया गया है? तो वर्षा देश पांडे को दिया गया है। वर्षा देश पांडे को दिया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के बारे में अगर संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर लें, जनसंख्या पुरस्कार, तो इसमें स्थापना 1981 में हुई थी। ये इसका 40वां संस्करण था, और जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंपास में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं, ये कहाँ है? तो ये जानते हो समशीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पे हैं? ये हैं दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे हैं? दक्षिण अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन, उस बिंदु को कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जैसे बेस है, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ से ये, एक मिनट भाई, ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारी धरती है, ये धरती है हमारी। अब भूकंप धरातल के अंदर से आया होगा ना, तब तो हमें धरती में महसूस होगा, इस तरीके से ये महसूस होगा, इसके झटके महसूस होंगे। तो एक बात याद रखो, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है उसको कहते हैं भूकंप मूल। जहां से उत्पत्ति हुई है उसको कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं? और इसमें तरंगे जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, PS और L। इसको प्राइमरी समझ लेना, सेकेंडरी और लास्ट, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होती है वो तृतीयक होती है, जो लास्ट वाली होती है, ठीक है। और जो सबसे तेज चलती है और कम विनाशकारी होती है वो होती है पहली वाली। चलती तेज है लेकिन विनाशकारी कम, और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है कौन सी? तृतीयक। तृतीयक होती है। अच्छा, जहां भूकंप हमें महसूस होता है उस क्षेत्र को कहते हैं अधिकेंद्र। उसको क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। और जहां से उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं अवकेंद्र। क्या कहते हैं? अवकेंद्र। तो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो वो क्या होते हैं? जहां ऊर्जा का निष्कासन, भाई यहां से निकलेगा तो ऊर्जा निकलेंगी ना, तरंगे निकलेंगी ना, तो उसको कहेंगे अवकेंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी भू राजस्व प्रणाली, कौन सी भू राजस्व प्रणाली मूल इकाई के रूप में गांव के आधार माना जाता है? गांव जिसका आधार हो। तो एक बात याद रखो, इसका सही जवाब है महलवाड़ी। अब समझो, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें किसान इसका मुखिया होता था। कौन? किसान। इसके अलावा जो जमींदारी थी, जमींदारी, इसमें जमींदार मुखिया होता था। इसके अलावा जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी, इसमें मुखिया जो होता था वो कौन होता था? तो गांव मुखिया होता था। तो यही हमसे एग्जाम में पूछा है इसने। चलिए अगला, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का आरंभ कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है, कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। देहरादून में
दोस्तों आज आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का लेवल क्या आपके हिसाब से रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट इसमें लगाया गया था और इस तरीके से कि आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चन मिले और पीवाईक्यू भी देखने को मिले। तो जिन लोगों ने अभी कंटेंट डाउनलोड नहीं किया है वो लोग जीएस रिव्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जा करके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आपको नोट से चाहिए, मूल विधि चाहिए तो मूल विधि, पॉलिटी चाहिए तो पॉलिटी मूल विधि चाहिए तो पॉलिटी मूल विधि, पूरा चाहिए तो पूरा आपको जीएस जीके का कंप्लीट नोट से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें और हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।